आज हम कक्षा 9वीं की प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह एक रसायन शास्त्र का अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहले जानते हैं हम इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे आसपास के पदार्थ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमें यहाँ बहुत सारे पदार्थों के बारे में पढ़ना है, उनके गुणों के बारे में पढ़ना है, उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकरण को पढ़ना है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप को पढ़ना है और ढेर सारी मजेदार बातें पढ़नी है कि हमें अगरबत्ती की सुगंध दूर से क्यों आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी बातें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ सब्सटेंस, वैसी वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान तथा आयतन हो। द्रव्यमान अर्थात वजन और आयतन वही वस्तु जितनी जगह घेरती है, जितनी जगह छेदती है, मरती है, वो उसकी आयतन कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे, द्रव्यमान अर्थात वजन और आयतन अर्थात कोई वस्तु जितनी जगह छेद रही है, घेर रही है। तो कोई वस्तु जिनके पास द्रव्यमान तथा आयतन हो वो पदार्थ कहलाए। वैसी वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान तथा आयतन हो पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कॉपी, कलम, पत्थर, ईंट आदि। जैसे कॉपी, तो कॉपी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वजन है और वो कुछ ना कुछ तो जगह घेर रही है, तो कॉपी एक पदार्थ है। ठीक उसी तरह से कलम भी पदार्थ है, पत्थर भी पदार्थ है, ईंट भी पदार्थ है और हमारे आसपास की जितने भी चीजें लगभग नजर आती है सभी लगभग पदार्थ है। पुराने समय से मानव अपने आसपास के पदार्थों को जानने का प्रयास करते हैं। वो जानना चाह रहा है कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या कुछ पदार्थों से ही मिलके सारे पदार्थ बन गए हैं या सभी पदार्थ बिल्कुल अलग अलग गुण वाले। तो इस बात पे पुराने समय से ही चर्चा होती आ रही है। तो इस बात पे चर्चा करते हैं हम लोग कि पुराने समय में क्या चर्चा होती है। चलिए देखिए, भारत तथा यूनान के जो प्राचीन दार्शनिक थे उनके अनुसार विश्व में जितनी सारी वस्तुएं हैं, विश्व की सारी वस्तुएं केवल 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, हवा से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी यानी मिट्टी, जल, अग्नि यानी आग, आकाश यानी आसमान और हवा से मिलकर बनी हुई। यानी पुराने समय के भारत और यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने ये कहा कि विश्व में जितनी भी तरह की चीजें हैं वो केवल और केवल 5 चीजों से मिलकर, केवल और केवल 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। इन्हीं 5 तत्वों को पंच तत्व कहा गया। क्या कहा गया? पंच तत्व कहा गया। ये तो हुई पुराने जमाने की बात, पुराने दार्शनिकों की बात। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जितनी भी तरह के विश्व में पदार्थ हैं, जितने भी तरह के पदार्थ हैं, उसको 2 तरह से वर्गीकृत किया गया, 2 तरह से ग्रुपिंग किया गया। पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं भौतिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है और फिर इसके आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे। किंतु हम इस चैप्टर में सिर्फ भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण को देखेंगे। तो हम समझेंगे कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म तो हम देखेंगे। इससे पहले हमें पदार्थों के भौतिक स्वरूप और पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण को जानेंगे। इसके बाद हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे और पदार्थों के भौतिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे। चलिए देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इससे पहले कि हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण को पढ़ें, हमें पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पदार्थ। तो चलिए देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है भौतिक। भौतिक का मतलब होता है फिजिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल, और फिजिकल का एक और मतलब होता है शारीरिक, शरीर से संबंधित। तो यहाँ पे पदार्थ के शरीर से मतलब कैसा दिखता है, पदार्थ शरीर से, पदार्थ ऊपर से देखने में कैसा लगता है, उसका भौतिक रूप कैसा है, शरीर उसका रूप कैसा है, इस बारे में
चलिए देखते हैं पदार्थ की भौतिक स्वरूप। इससे सबसे पहली बात है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना। तो चलिए इसको हम पहले क्रियाकलाप के द्वारा साबित करें। 100 ml का बीकर लेंगे। कितने ml का बीकर लेंगे? 100 ml का बीकर कांच की बनी हुई, शीशे की बनी हुई एक बर्तन होती है, इस आकार की, लगभग कुछ इस तरह दिखने में लगती है। और ये हम 100 ml का बीकर लिए, इसमें 100 ml जल डाल देंगे। जल जहां तक डालेंगे वहां तक लेबल कर लेंगे, मतलब मार्क लगा लेंगे, चिन्ह लगा देंगे कि हमारा पानी यहीं तक भरा हुआ। अब देखिए, इसके बाद हम इसमें एक चुटकी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, एक चुटकी नमक या तो चीनी डालें। चलिए हम एक चुटकी नमक या तो स्पून की सहायता से, इस चम्मच की सहायता से इसमें डाल दें। या तो नमक, एक चुटकी नमक या चीनी डाल दें। तो बताइए क्या होगा नमक या चीनी डालेंगे? पानी का लेवल जो है यहाँ से पानी थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए, लेकिन आश्चर्य आप देखेंगे इसमें पानी की लेवल में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी नहीं होगी, थोड़ी सी भी ऊपर नहीं बढ़ेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो नमक या चीनी डाला वो कहीं ना कहीं किसी में जाके समा गए, किसी में जाके घुल के समा गए। और इसका अर्थ ये हुआ यदि वो इसमें समा गए तो इसमें कहीं ना कहीं खाली जगह है। और खाली जगह है इसका मतलब है खाली जगह तभी होगा जब बीच में वो पानी है जो छोटे छोटे टुकड़ों से टूट टूट के बना हो और उसके बीच में जगह हो और उसमें जाके ये चीनी घुल के समा गए। तो हम इन यहां से देखिए, अगर कोई पदार्थ है ये हर एक जगह टुकड़े में टूटा हुआ, तो ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हो। तो इससे ये पता चल पा रहा है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना, अर्थात कणों से मिलकर बना। समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से देखिए। 100 ml का एक बीकर लेना है, उसमें 100 ml जल डालना है और पानी के लेवल तक एक चिन्ह लगा लेनी है। और चिन्ह लगा लेने के बाद एक चुटकी नमक या चीनी डालनी है। और डालने के बाद आप देखेंगे कि पानी का लेवल इस चिन्ह से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि होना ऐसा चाहिए था कि पानी थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए था। और यदि पानी का लेवल नहीं ऊपर उठा तो इससे मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं जाकर के वो चीनी उसी में घुल गए, वहीं समा गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं खाली जगह है। और यदि खाली जगह है तो जरूर वो टूटी फूटी हुई है बीच में। और यदि अधिक टूटी फूटी हुई है, बीच में खाली जगह रहे किसी पदार्थ में, अगर टूटी फूटी रहे और खाली जगह रहे तो किसी पदार्थ को बार तोड़ दीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर एक साथ आगे बढ़े। इससे साबित हो पा रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना। तो चलिए दूसरी बात आप यहाँ से हम देखते हैं। पदार्थ के कण काफी छोटे होते हैं। चलिए हम इसे ये क्रियाकलाप की सहायता से समझेंगे। फिर से हमें 100 ml का बीकर लेना है, इसमें 100 ml जल ले लेनी है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल डाल लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है, नारंगी रंग की शायद क्रिस्टल है। ये नारंगी रंग की क्रिस्टल होती है। दो या तीन क्रिस्टल इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा डालने से ये पानी पूरी रंगीन हो जाएगी। यहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल भी ले सकते हैं, या तो कुछ रंग की बूंदे ले सकते हैं, या तो स्याही की बूंदे ले सकते हैं और इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट लिए
2-3 क्रिस्टल इसमें डाल दिए 100 ml जल में, और डालने के बाद पानी पूरी तरह रंगीन हो जाएगी। और रंगीन जब हो जाएगा तो करना ये है कि एक प्रखनली लेनी है। प्रखनली शीशे की बर्तन होती है इस तरह की, और इसमें से 10 ml इस प्रखनली में निकाल लेनी है घुली हुई पोटेशियम परमैंगनेट। और क्या करना है, एक और बीकर लेनी है, उसमें 100 ml फिर से जल लेना है, और उसमें ये 10 ml यहाँ जो निकाले हैं उसको डाल दो। फिर इससे ये 10 ml घुलने के बाद, सॉरी 10 ml नहीं, ये 90 ml लेनी है पानी। इस बार कितनी लेनी है, 90 ml, और ये 10 ml मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 ml। और फिर ये 100 ml हो गया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट घुला हुआ है, और फिर इससे 10 ml हम निकाल देंगे प्रखनली, और इस 10 ml को फिर से 90 ml पानी में मिला देंगे। फिर यहां से 10 ml निकालेंगे, और फिर 90 ml पानी में मिला देंगे। इस प्रोसेस को यदि हम कई बार भी कर दें, ढेर बार भी कर देते हैं, इसके बावजूद भी आप देखिएगा कि पानी रंगीन ही रहता। इसका अर्थ ये हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण इतने छोटे, मतलब पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि इतनी बार इस क्रियाकलाप को दोहराने के बाद वहां भी वो रंगीन कर पा रहे हैं। मतलब पदार्थ के कण काफी छोटे हैं, और वो बाद तक भी इतने छोटे हैं कि वहां तक भी पहुंच जाए, अंतिम बार तक पहुंच जाए। यहाँ तक कि पोटेशियम परमैंगनेट की 2-3 क्रिस्टल में इतनी क्षमता है कि वो 1000 लीटर से अधिक, 1000 लीटर तक के पानी को रंगीन कर सकता है। कितने, 1000 लीटर तक के पानी को रंगीन कर सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे विभाजित होते जा रहा है, और इतना विभाजित होने के बावजूद भी अंतिम बर्तन तक आप देखेंगे तो वहां पे पोटेशियम परमैंगनेट की जो आपको महक है वो मिलेगी। इससे ये पता चल पा रहा है कि पदार्थ के कण काफी छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते। अब हमें पदार्थ के अभिलाषणिक गुणों के बारे में, अभिलाषणिक का अंग्रेजी है कैरेक्टरिस्टिक। अभिलाषणिक की अंग्रेजी होती है कैरेक्टरिस्टिक। अभिलाषणिक कहने का मतलब वे गुण, वे लक्षण जिसकी वजह से उसकी कुछ खास पहचान होती है। तो पदार्थ के अभिलाषणिक गुण के बारे में कौन सी थी और अंदर लक्षण है, कौन कौन से गुण। पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। इसको हम पहले क्रियाकलाप में साबित कर चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। चलिए दूसरी बात देखते हैं कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होते, मतलब लगातार चलते रहते, लगातार इधर उधर दौड़ते रहते। इसको हम क्रियाकलाप के थ्रू साबित करते हैं। तो इस चैप्टर के तीसरा क्रियाकलाप 1.3 एनसीईआरटी के हिसाब से वो है कि मुझे एक अगरबत्ती लेनी है, और अगरबत्ती क्लास के किसी कोने में रख देनी, तो क्या हम हमारे पास वो सुगंध पहुंचे? हमें उसकी सुगंध लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? और इसके पास जाना पड़ेगा। और यदि हम अगरबत्ती को जला दें तो क्या होगा? हमें दूर तक वो सुगंध आने लगेगी। इसका मतलब ये है कि यदि किसी चीज को जला दें, यानी उसमें गर्म हो जा रही है, वो मतलब तापमान बढ़ जा रहा है, वो पदार्थ के कणों की जो गतिशीलता है वो बढ़ जा रहा है, अधिक तेजी से गतिशील है। यहाँ क्रियाकलाप हम देखते हैं। एक बीकर लेनी है और इसमें शाही की कुछ बूंदे डालनी, पानी लेनी है और शाही की कुछ बूंदे डालनी है। डालने के बाद होगा ये चारों ओर घुल जाएगा। क्यों घुल गई? क्योंकि ये जो पदार्थ शाही की जो बूंदे थी वो गतिशील हुए, चारों तरफ यूं कर सकते हैं पानी के घर भी इसमें गतिशील।
दूसरा क्रियाकलाप, दूसरा एक इसमें साई की जगह शहद की बूंद भी डालते देखेंगे, बीकर में डालते हैं। अब देखेंगे कि दोनों में से किसमें अधिक समय लगता है। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट होता है कि कुछ पदार्थों की घुलने की दर कम होती है, मतलब कुछ पदार्थ कम गतिशील होते हैं और कुछ पदार्थ अधिक गतिशील होते हैं। और आपको ये बात समझ में आया। इसके बाद एक बीकर लेते हैं, इसमें 100 ml ठंडा जल लेते हैं और एक और बीकर लेते हैं, इसमें 100 ml गर्म जल लेते हैं। इसमें दोनों में या तो कॉपर सल्फेट डालनी है या तो पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। आप तो देखिएगा, इसके कुछ क्रिस्टल डाल दीजिए या तो इसके कुछ क्रिस्टल यहाँ डाल दीजिए, इसमें भी इसके कुछ क्रिस्टल या तो इसके कुछ क्रिस्टल डाल दीजिए। डालने के बाद समय बीतने के साथ देखिएगा कि एक समान रूप से इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो दोनों में खुल गए। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो गर्म जल है, गर्म जल इसमें तेजी से घुल जा रहा है, जो भी यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाले हैं सो, और यहाँ वाले में देर से घुल। इसके मतलब ये है कि गर्म होने पर पदार्थों की कणों की जो यहाँ मिश्रित होने की जो मिलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, मतलब गतिशील ज्यादा अधिक हो। यहाँ पे आपको एक चीज जानना है, ये जो पदार्थ के कण जो अंतर मिश्रित हो रहे हैं ना, अंदर में जो मिश्रित हो जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, कॉपर क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल और जल, ये अंतर मिश्रित होने की प्रक्रिया जो है, खुद मिलने की प्रक्रिया जो है, उसको क्या कहते हैं? विसरण या प्रसरण। पद जानिए, विसरण या प्रसरण कहते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पदार्थ के कणों को स्वतः पदार्थ में दूसरे पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता। जैसे यहाँ पे मिल रहा है, जल में कॉपर क्रिस्टल के कण मिलना, जल में नींबू पानी, नींबू का रस को मिलना, ये जो खुद ब खुद मिल रहे हैं, ये विसरण या प्रसरण कहलाते हैं। और यहाँ जानना है कि तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाए। तापमान बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। और एक बात और जाननी है कि तापमान बढ़ने पर तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। इलास्टिक गुण के बारे में हम अगले वीडियो में आज का वीडियो